गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अकाउंट्स में चैप्टर 3 करेंगे, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो थोड़ी सी इसके बारे में पहले थ्योरी देखेंगे। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन एनालाइज्ड इन एसोसिएशन are not of much meaning and use. They are thus analyzed by comparing with the financial statement of previous year or with that of other enterprise of similar nature and size of ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस इन्वायरमेंट। के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो वैसे अगर हम थ्योरी के आधार पर देखें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसकी इंपॉर्टेंस कब पता चलती है जब हम एक कंपनी के साथ कंपैरिजन करते हैं या अपनी ही कंपनी में पिछले वर्षों के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें दो टूल्स होते हैं, एक तो होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरी होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। Comparison of each component or item of financial statement for two or more accounting period prepared in a form reflecting financial data is known as comparative statement। तो comparative statement क्या होती है कि जिसमें हम एक ही फर्म के 2 या 3 सालों का कंपैरिजन करते हैं, उसे comparative statement कहा जाता है। सेकंड होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट are statement in which individual components or elements or item of financial statement of 2 or more year are placed and then converted into percentage taking a common base। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम किसी एक कंपनी के 2 या 2 से ज़्यादा वर्षों को हम परसेंटेज के रूप में एक कॉमन बेस के आधार पर उसकी परसेंटेज निकालते हैं और फिर उससे कंपैरिजन करते हैं। रेशो एनालिसिस। Ratio is an arithmetical expression of relationship between two related and independent item. Accounting ratio thus is an arithmetical relationship between two accounting variable। और रेशो में दो जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप ज्ञात किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग वर्ष में कैश का आने और जाने की जो स्टेटमेंट होती है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। तो बारी बारी से इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या मीनिंग है इसका कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट आर एलिमेंट आर आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 or more year। 2 या 2 से ज़्यादा सालों के हम बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की हम कंपैरिजन करते हैं। As a first step, the value of each component or element or item of 2 or more financial year is placed alongside each other. Thereafter, difference between the two amount is determined। सबसे पहले हमने 2 सालों की एक्चुअल वैल्यू जो है वो लिखी, फिर उनका जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। एंड लास्टली द परसेंटेज चेंज इन अमाउंट फ्रॉम द बेस ईयर इज असर्टेंड। और फिर जो परसेंटेज चेंज हुआ है बेस ईयर के आधार पर वो परसेंटेज ऑफ चेंज निकाल लेते हैं। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। तो दो तरह की होती है, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म। जब हम आपस में अपनी फर्म के 1 या 2 सालों की कंपैरिजन करते हैं तो इसे इंट्रा फर्म कहा जाता है, और जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं किसी अन्य फर्म के साथ तुलना करते हैं तो इसे इंटर फर्म कंपैरिजन कहा जाता है। Comparative statement is a tool of financial analysis that show change in each item from the base year is absolute amount and in percentage, taking the amount for proceeding previous accounting period as the base। इसमें जो बेस माना जाता है वो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है और उसके आधार पर हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकालते हैं। कंपैरेटिव वैल्यू शोन द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। और इस एनालिसिस को हॉरिजेंटल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड इन द प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट देयर इज नो डिसमिलैरिटी बिटवीन देम सिंस ए कंपैरिजन बिटवीन डिसमिलर डेटा makes the analysis meaningless। Comparative statement is prepared to show absolute data amount only, increase or decrease in absolute amount, इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेट इन टर्म ऑफ परसेंटेज। तो क्या क्या दिखाया जाता है, पहले एब्सोल्यूट डाटा दिखाना है, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिखाना है, फिर कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशो और फिर परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाया जाता है।
ऑब्जेक्टिव पर्पस या यूटिलिटी क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सबसे पहला है डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल, कि जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में डाटा प्रेजेंट करते हैं तो वो डाटा को हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। Indicate trend. Comparative statement or comparative financial statement gives information about the changes affecting financial position and performance of an enterprise. It is an indicator of trend and thus help in forecasting. तो इससे हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि भाई ये ट्रेंड बढ़ने का है या घटने का है। परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे हम अनुमान लगाने में हमें सहायता मिल जाती है। इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर हमारी कंपनी स्ट्रॉन्ग है और किस क्षेत्र में कमजोर है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। कंपैरिजन विद अदर फर्म एंड इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। Comparative statement or comparative financial statement help in comparison of an enterprise performance with that of other enterprise or with that of industrial standards। तो इसमें हम अपनी फर्म के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं और अन्य फर्मों के साथ भी कंपैरिजन करके हम अपना पता लगा सकते हैं पोजीशन का। फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, इस तरह में जितने भी हमारे जो एब्सोल्यूट चेंजेस होते हैं पिछले सालों के, उसके आधार पर हम प्लानिंग भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले है shareholders. Shareholders are the owner of the company. Time and again they may have to take decision whether they should continue hold the share of the company or sell them. The comparative financial statement is important as it provide meaningful information to the shareholder. कंपैरेटिव स्टेटमेंट शेयर होल्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है कि ताकि उनको पता चल जाए कि कंपनी का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ताकि वो कंटिन्यू रखें अपने शेयर्स कंपनी में या ना रखें। डिसीजंस एंड प्लान्स। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान एंड पॉलिसी। दे देयरफॉर ऑलवेज नीड टू इवेल्युएट इट्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर पास्ट एक्शन। तो जो मैनेजमेंट होती है वो भी अपनी पिछली पॉलिसीज या पिछली परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती रहती है, तो उसके लिए भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल होती हैं। Lenders, the lenders provide loan capital to the company, therefore they may have to take decision as to whether the loan is safe, whether they should extend more loan to the company or change interest at higher rate। तो जो पैसा उधार देते हैं कंपनी को, उनके लिए भी कंपनी के ट्रेंड्स के बारे में कि क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। The prospective investor often have to decide whether to invest in the company's share. Comparative financial statements are important to them because they can obtain useful information for their investment decision making purpose। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा कि जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ही अपना डिसीजन इसी के आधार पर लेते हैं कि हमने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है लिमिटेशन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये पहले भी कई बार पॉइंट आ चुका है कि इसमें पुराने रिकॉर्डों के आधार पर डाटा दिया जाता है। इफेक्टिव बाय पर्सनल जजमेंट, तो ये पर्सनल बायसनेस भी इसके अंतर्गत होती है कि जैसा डाटा दिखाया जाता है वैसे ही हमें पोजीशन पता चलती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट आर इग्नोर्ड, इसमें गुणात्मक तथ्यों को इग्नोर किया जाता है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही ध्यान रखा जाता है। प्राइस लेवल को इग्नोर किया जाता है और वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज वेरिएट करती हैं जिससे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स पहले वाले हैं। टेक्निक फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो चार तरह की टेक्निक होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन करने की। एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में ही पढ़ेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालाइज इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ सेम आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम एंड कंप्यूटेड आइटम इन टू आर मोर बैलेंस शीट ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइज ऑन डिफरेंट डेट। तो अलग अलग डेट में एक ही संस्था की जो बैलेंस शीट होती हैं उनमें तुलना करना कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहलाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। Comparative balance sheet is the analysis of balance sheet which is used for comparing assets, equity and liability for two or more accounting period। ये horizontal analysis होता है balance sheet का, in which each item of assets
इक्विटी एंड लाइबिलिटी इज एनालाइज्ड हॉरिजेंटली फॉर 2 or more अकाउंटिंग पीरियड। तो ऐसा जो एनालिसिस है ऑफन यील्ड कंसिडरेबली इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ द वैल्यू इन फॉर्मिंग ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी एंटरप्राइज में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट की एडवांटेजेस क्या है? मोर रियलिस्टिक अप्रोच। बैलेंस शीट शो द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स at a certain date, where a comparative balance sheet show not only the balances of accounts as at different date but also the extent of their increase or decrease। तो comparative balance sheet में क्या होता है कि हम कितना बढ़ा है हमारी असेट्स, कितनी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं, वो भी हमें दिखाते हैं। एम्फासिस ऑन चेंजेस, और इसमें चेंजेस को भी दिखाया जाता है, इसलिए आसानी से हम पिछली के बैलेंस शीट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट ट्रेंड, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से हमें ट्रेंड भी पता चल जाता है क्योंकि चेंजेस दिखाए जाते हैं कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, it shows the effect of a business operation on its assets, equity and liability. It is link between the balance sheet and statement of profit and loss। दोनों में लिंक को स्थापित करने का काम करता है। फैसिलिटेट प्लानिंग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से हम अपनी प्लानिंग भी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। अब कैसे हम तैयार करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट? तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम जो है उसमें क्या है? कंपोनेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर रिटन। सेकंड कॉलम में इन दिस कॉलम द नोट नंबर गिवन अगेंस्ट द लाइन आइटम इन बैलेंस शीट इज रिटन। थर्ड कॉलम में अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर आर रिटन। फोर्थ कॉलम में अमाउंट ऑफ करंट ईयर आर रिटन। फिफ्थ कॉमन कॉलम में जो इनका डिफरेंस है, इंक्रीज आर डिक्रीज इन अमाउंट बिटवीन द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर शोन। और सिक्स्थ कॉलम में द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन कॉलम 5 इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सिक्स्थ कॉलम में हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का क्या फार्मूला है? एब्सोल्यूट चेंज, जितना भी चेंज हुआ है, ओवर अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट और एब्सोल्यूट चेंज, इनको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो ये आ जाएगी परसेंटेज। ये आपको परफॉर्मा दिखाया गया है इसमें। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो हमने पहले चैप्टर में की थी, इसमें वही पहले हमने सारी उतार लेनी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, जो जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं ये सारी उतार लेनी है। और नोट नंबर है सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है प्रीवियस ईयर, फोर्थ है करंट ईयर, फिफ्थ कॉलम में एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज में करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, और प्लस या माइनस अगर होगा, माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखना है, प्लस में आ रहा है तो वैसे ही लिखना है। और फिर परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है। चेंज में क्या होगा? जितना भी आपका चेंज है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इसमें 31 मार्च 2020 और 19 दोनों की दे रखी है। तो एज इट इज़ हम ये पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये परफॉर्मेंस उतार लेंगे। फिर उसके बाद नोट नंबर इसमें कुछ नहीं है। फिर हमने जो थर्ड कॉलम है उसमें 31 मार्च 19 के बैलेंसेज उतारने हैं। जैसे इसमें देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी का, इक्विटी शेयर कैपिटल का 12 लाख है। फिर उसके बाद हमारे पास है नॉन करंट लायबिलिटी का 6 लाख, करंट लायबिलिटी का 3 लाख, टोटल हो गया 21 लाख। अब असेट्स का उतार लेंगे। नॉन करंट असेट्स हैं 15 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख, तो इसका भी टोटल हो गया 21 लाख। 31 मार्च 19 का उतार लिया, अब हम 20 का उतार लेंगे। 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, इसका टोटल हो गया 30 लाख। असेट्स में भी 18 लाख, 10 लाख, 2 लाख। अब हमने क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। चेंज के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख आ गया। 6 लाख माइनस 6 लाख कोई नहीं, डैश 6 लाख माइनस 3 लाख 3 लाख आ गया एब्सोल्यूट चेंज। तो इसका टोटल कर लिया, ये 9 लाख हो गया। असेट्स में देखिए 18 में से 15 गए 3 लाख, 10 में से 5 गए 5 लाख, 2 में से 1 गया 1 लाख, तो इसका भी टोटल हो गया 9 लाख। अब हमने परसेंटेज चेंज निकालना है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 50%। इसी तरह से अगले का 3 लाख बटे 3 लाख गुणा 100, ये आ जाएगा 100। तो 100 और 50 इसको हमने प्लस नहीं करना है,
इसकी जो आगे हमने ये परसेंटेज निकाली हुई है, ये है 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 42.86। इसी तरह से हमने असेट्स की भी निकाल लेनी है, ये भी 42.86 ही आएगा इसकी परसेंटेज भी, और बाकी ये 3 लाख बटे 15 लाख गुणा 100, 5 लाख बटे 5 लाख गुणा 100, 1 लाख बटे 1 लाख गुणा 100। तो इस तरह से हमने ये जो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट तैयार करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम करवाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। थैंक यू।